हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एडुकेटर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन के बारे में। हम जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, और उसी के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट और रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया उसकी बात करेंगे, कंपनी के क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। नाउ दिलीप बिल्डकॉन आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने टाइप करके रखा है। भोपाल की एक कंपनी है, भोपाल से ओरिजिनेट हुई थी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करती है। हालांकि जैसे आप दूसरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखेंगे तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, अपना थोड़ा सा पार्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं। बट इस कंपनी का थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है। इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो स्टेट में ही ज़्यादा काम करते थे, मतलब कि सिर्फ भोपाल बेस्ड है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में इनके प्रोजेक्ट ज़्यादातर होते थे और गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स होते थे। लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने डाइवर्सिफाई करना चालू किया और उसके बाद अदर स्टेट्स तक भी जाने लगे। आज के तारीख में ये देश के 17 से 18 स्टेट्स में काम करते हैं और रिसेंटली इन्होंने उत्तराखंड को भी उत्तराखंड में भी एंटर किया है एक प्रोजेक्ट के साथ में। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि लार्जेस्ट ईपीसी प्लेयर। नाउ ईपीसी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो एक टाइप उनके उनके एक एक टाइप होते हैं। जैसे कि ईपीसी होता है, हैम होता है, बीओटी होता है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे ईपीसी क्या होता है। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है, तो यहाँ पर सरकार पूरा का पूरा पैसा देती है कंपनी को रोड बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद जब रोड बिल्ड हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट के पास। मतलब उस रोड का जो एसेट है, रोड का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। बिल्डिंग कंपनी जो भी होती है उसके पास उस रोड का कुछ भी ओनरशिप नहीं होता है। तो इस बिजनेस मॉडल को हम कहते हैं ईपीसी। नाउ ईपीसी के बारे में आपको पता चल गया। आइए एक और मॉडल है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं बीओटी मॉडल, जिसका मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है कंपनी को। कंपनी खुद ही अरेंज करती है डेट लेकर, इक्विटी लेकर, और उस रोड को बिल्ड करती है। तो इस मॉडल में क्या हो जाता है कि कंपनी के पास फुल ओनरशिप आ जाता है। मतलब कि 10 से 15-20 साल के लिए कंपनी के पास ओनरशिप होता है और टोल वगैरह कलेक्ट करके कंपनी पैसे कमाती है। उसके बाद जब कंपनी का पूरा जो भी खर्च किए होते हैं वो रिकवर हो जाता है, फिर वो कंपनी उस रोड को ट्रांसफ़र कर देती है, मतलब ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देती है गवर्नमेंट के पास। नाउ तो ये हो गए दो मेजर टाइप्स, ईपीसी और बीओटी। सो 2016 में क्या हुआ था, एक और नितिन गडकरी ने एक और मॉडल लाया था, हैम मॉडल, मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ना तो हैम मॉडल में क्या होता है, इसे 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया कि नितिन गडकरी का ये माइंडसेट था और उनकी थिंकिंग थी कि ये मॉडल लाना। तो इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है ईपीसी और बीओटी मॉडल का। तो यहाँ पर हैम मॉडल में 40% ईपीसी होता है एंड 60% बीओटी होता है। तो 60% जो 40% होता है, 40% में मतलब गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है 40% ऑफ द प्रोजेक्ट। तो और रिमेनिंग 60% में कंपनी को खुद अरेंज करना पड़ता है और रिमेनिंग 60% का भी गवर्नमेंट की तरफ से एन्युटी मिलता है, जिसे रेगुलर पेमेंट कहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसे हम एन्युटी कहते हैं। ना तो इसमें क्या होता है कि दोनों के लिए लोड जो है कंस्ट्रक्शन का वो डिवाइड हो जाता है। गवर्नमेंट के पास भी इतना लोड नहीं होता है कि ज़्यादा पैसे देने हैं, 100% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कंपनी के लिए भी ईजियर हो जाता है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो अभी हम देखेंगे कि जो भी ईपीसी के प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी बिडिंग करने के लिए 20 से 25 कंपनीज भी आ जाती हैं। लेकिन हैम मॉडल में हम देखेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए 7-8 कंपनीज होती हैं। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कहना है, और मतलब मैनेजमेंट की भी एनालिसिस है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर तो 7-8 बिडर्स टिक भी नहीं पाते हैं और वो कब रिड्यूस होकर
2, 3, 4 बज जाते हैं। इसमें एक और चीज़ ये होती है कि हम प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के बाद कंपनी के पास वो एसेट होता है, तो कंपनी जब चाहे उसे दूसरे कंपनी को बेच कर उस एसेट को मोनेटाइज कर सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद एक बिजनेस मॉडल इनका मतलब बिजनेस मॉडल का एक पार्ट हो जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मशीनरी हैं, वो ये रेंट पर नहीं लेते हैं, सब कुछ सारे बाय करते हैं। तो आज के तारीख में आप देखेंगे कि हज़ारों के क्वांटिटी में इनके पास मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं जो कि ये यूटिलाइज़ करते हैं और अपने बिजनेस के लिए। उसी के साथ साथ नो सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि अपने प्रोजेक्ट्स को ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। यही एक रीज़न है कि जो बीता क्वार्टर गया उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हुई है, लेकिन करंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि वो अच्छा नंबर है। मतलब मैं आपको सामने डिस्कस करूँगा क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, लेकिन फिर भी करंट सिनेरियो के हिसाब से वो अच्छा है। उसी के साथ साथ पावरफुल एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, मतलब कि कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि वो बिफोर टाइमलाइन एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब कि अगर 2 साल का टाइमलाइन दिया है कि 24 मंथ्स में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो वो 3 से 4 महीने पहले ही, कभी कभी 6 महीने पहले ही कंप्लीट कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो आप आए दिन हर कुछ महीने में ये न्यूज़ देखेंगे कि कंपनी को अर्ली कंप्लीशन बोनस मिला है 20 करोड़ 25 करोड़ का, इनफैक्ट 100 करोड़ के भी अर्ली कंप्लीशन बोनस मिलते रहे इस कंपनी को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है और जो कमिट करते हैं वो ये लोग डिलीवर करते हैं, डीले नहीं होने देते अपने प्रोजेक्ट्स में। इसी के साथ साथ स्प्रेडिंग फुटप्रिंट्स इन अदर स्टेट्स मैंने आपको बताया, और उत्तराखंड का भी मैंने बताया कि अभी रिसेंटली इन्होंने उत्तराखंड में भी एक प्रोजेक्ट को एक्वायर किया है। नाउ आइए कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट पेज पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर दिलीप सूर्यवंशी इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें टोटल 36 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, और इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, हेंस द नेम दिलीप बिल्डकॉन। और करेंटली जो स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग हेड है वो रोहन सूर्यवंशी हैं। तो आप देखेंगे जो भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है और जो भी क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पेश होते हैं मीडिया में, वो रोहन सूर्यवंशी ही करते हैं और वही आकर कमेंट्री देते हैं मीडिया में। सो क्वार्टरली रिजल्ट मतलब फर्स्ट क्वार्टर 2021 का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा लिया है मैंने। तो यहाँ पर लास्ट 5 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं कि जो जून क्वार्टर गया है उसमें कंपनी ने सेल्स किया है सिर्फ 1800 करोड़ का। मार्च क्वार्टर में ये रिजल्ट था 2500 करोड़, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये रिजल्ट था 2300 करोड़ के आसपास। तो गिरावट हुई है अच्छी खासी। उसी के साथ साथ सेम 17% के आसपास के गिरावट दिख रही है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी गिरावट है, 70% के आसपास गिरावट है। मार्च 2020 में देखेंगे तो 115 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी के पास, वही कम होकर 33 करोड़ हो गया है। और ये नंबर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 125 करोड़ था। तो ये नंबर ऑन पेपर देखने में तो बहुत इतना प्लीजिंग नहीं लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये नंबर उनके लिए काफ़ी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से बेटर है। बिकॉज जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और जिस तरीके से सारे काम बंद हो गए और लेबर शॉर्टेज हो गया, उसके बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। और एक मैनेजमेंट की कमेंट्री में आपको बता दूं तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि उन्होंने किसी का भी सैलरी नहीं रोका है, सबको सैलरी दी है। और उसी के साथ साथ इनके पास जो भी डेट हैं तो कुछ पोर्शन ऑफ डेट पर उन्होंने मॉरेटोरियम भी लिया है। कंपनी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि उस मॉरेटोरियम की वैल्यू क्या है, कितने परसेंटेज ऑफ लोन पर उन्होंने मॉरेटोरियम लिया है, बट कुछ परसेंटेज है जिस पर उन्होंने मॉरेटोरियम लिया हुआ है। कंसोलिडेटेड की अगर हम बात कर लें तो कंसोलिडेटेड में भी सेम ही पैटर्न दिखाई देता है कि सेल्स 2100 करोड़ के आसपास हो गया है। ये गिरा है 2700 करोड़ लास्ट क्वार्टर से, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था ये
नंबर 2400 करोड़। और प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेट प्रॉफिट कम होकर हो गया है 50 करोड़ रुपीज़। आइए मूव ऑन करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, देखते हैं कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पर मैं आ गया हूँ और लास्ट 5 साल का बैलेंस शीट है आपके सामने। तो हम डेट पर नज़र डालेंगे अपनी। तो लास्ट जो ईयर एंड हुआ है मार्च 2020, तो मार्च 2020 के अकॉर्डिंग टोटल डेट था इनके पास 2734 करोड़। ये डेट थोड़ा सा भी बड़ा है एज पर जून 2020। ये डेट थोड़ा सा बड़ा है, 3300 करोड़ आ गया है। मैं आपके सामने अपने पावर पॉइंट में दिखाऊंगा आपको। तो ये डेट एज ऑफ मार्च 2020 हमें दिख रहा है, ये डेट था इतना, जो कि मार्च 2019 से कम दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं लास्ट 2016 से ही देखेंगे तो 2000 करोड़ के ऊपर ही रहा है। इनफैक्ट कंटिन्यूसली बढ़ता गया है डेट। तो 2016 में देखेंगे 2200 करोड़, देन मार्च 2017 में सेम था। 2018 में इन्होंने और डेट लिया 2770 करोड़। हालांकि इस डेट के बढ़ने के पीछे मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि उनका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो आपको मालूम ही होगा, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो तो आपको डेट या इक्विटी के ज़रिए बिना पैसा रेज किए मार्केट से आप काम नहीं कर सकते। आप खुद के पॉकेट से इतने पैसे नहीं डाल सकते। तो जाहिर सी बात है कि डेट तो आपको लेना ही होता है इस बिज़नेस में। और टोटल एसेट की अगर हम बात कर लें तो 6340 करोड़ का एसेट है एज ऑफ मार्च 2020। ये एसेट भी कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। मार्च 2016 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये डेट था 3300 करोड़, जो बढ़कर हो गया है 6300 करोड़ विद इन स्पैन ऑफ 5 इयर्स। तो आप कह सकते हैं कि 5 साल में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो डबल हो चुका है। आइए कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए। तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप 5 साल का देख सकते हैं। तो लास्ट 5 साल में ये स्टैंड अलोन डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये कम होते आया है 2 से 1.9, 1.19, देन 1.13 और करेंटली एज ऑफ मार्च 2020 ये फुल ईयर का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.76 निकल के आता है। बट अगेन एज ऑफ जून 2020 ये रेशियो बढ़ चुका है बिकॉज कंपनी ने डेट लिया है। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और एंड तक बने रहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा नंबर रहा है, 10 से 26 बढ़ा है, देन 24। तो ये नंबर अगर हमें 20 से ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है, मतलब कि अपने कैपिटल्स को कंपनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है और एक 20% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल पा रही है उस पर। मार्जिन्स की अगर हम बात कर लें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 4.73। तो ये इतना प्लीजिंग नहीं है बिकॉज लास्ट 2-3 साल में देखेंगे तो ये नंबर बढ़ रहा था, लेकिन अगेन एज ऑफ मार्च 2020 ये नंबर ऑल ऑफ अ सडन गिर चुका है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन। जो भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्लो डाउन आया है उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। और सेम रिजल्ट आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग शेयर्स में भी दिखाई देंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस में भी दिखाई देगा कि किस तरीके से 1000 और कुछ साल पहले 1200 पर चलने वाली कंपनी आज 400 के नीचे हमें मिल रही है। करंट रेशियो की बात कर लें तो करंट रेशियो हर साल में 1 से ऊपर है, जो कि एक अच्छा नंबर है। हम चाहते हैं कि ये अगर 1.5 या 2 हो तो एक अच्छा नंबर निकल के आता है, मतलब कि एक कंजर्वेटिव तरीका अगर हम देखें तो इसे ज़्यादा होना चाहिए और क्विक रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 से ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है, 0.77 निकल के आता है लास्ट ईयर का मार्च 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसमें क्विक रेशियो 0.77 निकल के आता है। तो यहाँ पर क्विक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से थम्स डाउन कंपनी को ना। ईपीएस की भी बात करें तो बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 साल में मार्च 2019 तक इंक्रीज़ हो रहा था, 56 तक चला गया था, लेकिन अगेन
अचानक से ये 31 हो गया बिकॉज कंपनी के रेवेन्यूज़ कम हो गए बीते ईयर में, और उस वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और EPS जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं वो घट गया है। इन सारे रेशियोज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें, मैं लिंक आपके लिए डाल दूंगा। आइए क्विकली कैश फ्लो पर नज़र डाल लेते हैं। तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इस वाले रो पर हम नज़र डालेंगे अपनी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कंपनी के पास कितना कैश फ्लो आ रहा है। तो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीज होते रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये नंबर हमें अच्छा दिखाई देता है। वहीं पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे आ रहे हैं या फिर कंपनी कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कंपनी ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज कंपनी जैसे जैसे बिडिंग करती है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मशीनरी में हो गया और इक्विपमेंट्स खरीदने में, लेबर में कंपनी को खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये नंबर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी नेगेटिव है मार्च 2019 में, बिकॉज कंपनी को कर्ज उठाने पड़ते हैं और फिर वो कर्ज पर इंटरेस्ट देना होता है। तो इसके लिए कैश फ्लो अगेन नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज कंपनी के बुक से, कंपनी के बैलेंस शीट से ये पैसा बाहर जाता है, इसके लिए नेगेटिव हो जाता है अगेन। बट नेट टू नेट अगर हम देखें तो ये नंबर पॉजिटिव हो तो एक अच्छी बात होती है। मतलब कंपनी के पास जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है वो इतना इनफ आ रहा है कि वो इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं और अपने इंटरेस्ट पे भी कर पा रहे हैं, और उसके बाद कंपनी के पास जो कैश है वो बच जा रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है कंपनी के लिए। इसी के लिए मार्च 2019 में हम देखेंगे तो नेट कैश कंपनी के पास 27.5 करोड़ का था। वहीं पर ये नंबर 47 करोड़ था 2018 में एंड 7.7 करोड़ था मार्च 2017 में। चलिए क्विकली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पेज पर आ गए हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% कंटिन्यूसली बनी है, एक अच्छा सिग्नल है कंपनी के लिए। 75% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग कोई भी प्रमोटर नहीं रख सकता है, तो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो है पॉसिबल शेयर होल्डिंग वो प्रमोटर्स ने अपने पास ही रखी है। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि 28.64% एज ऑफ मार्च 2020 उन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये नंबर 10-15 के आसपास हो तो नेग्लिजिबल होता है, हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 28-30%, इनफैक्ट 40-50% बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है ये। इनफैक्ट इससे हम अगर सितंबर 2019 से कंपेयर करेंगे तो मार्जिनली बढ़ा है। सो 27.7 था ये नंबर और ये बढ़कर हो गया 28.64। वहीं पर FIIs की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 8.68% एज ऑफ जून 2020। ये भी नंबर थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। सितंबर 2019 में ये नंबर डबल डिजिट में था, 10.08 से कम होकर 8.68% हो चुका है ये। और टोटल DIIs की बात करें तो DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग मार्जिनली बढ़ाई है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन सितंबर 2019 से 19 में जो 8.69% था वो बढ़कर हो गया है 9.8%। तो दोस्तों ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए क्विकली कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उनके और किस तरीके से उनका रेवेन्यू ग्रो हो सकता है। तो पावर पॉइंट विंडो पर आ गया हूँ मैं और यहाँ आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिख कर रखा है कि कंपनी के पास हाईएस्ट ऑर्डर बुक है करंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। सो आप ये बाहर ग्राफ देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक किस तरीके से थोड़ा थोड़ा कम होते आ रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि फ्यू रिसेंट कुछ मंथ्स में 3 से 4 महीने में इन्हें 8,900 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, जो कि डाइवर्सिफाइड है। पहले इनके पास इनका जो प्रेजेंस था वो सिर्फ रोड सेगमेंट में ही ज़्यादा था। मतलब कि NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनसे ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये लेते थे, लेकिन अब इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। रोड के अलावा अब ये माइनिंग में, इरिगेशन में और अदर्स में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन आ जाता है और भी वेरियस सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो ये
रोड सेगमेंट में एज ऑफ मार्च 2018 87% ये रोड सेगमेंट में काम करते थे, लेकिन अब ये 50% कम हो गया है, आई मीन 50% हो गया है ये इनके ऑर्डर बुक में। तो इनका ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 50% अब इनका जो ऑर्डर है वो रोड सेगमेंट से आ जाता है, और माइनिंग से 13% आ जाता है, इरिगेशन से 19% और 18% अदर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि इन्हें 8,900 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, और जो उस वजह से जो हाईएस्ट मतलब जो ऑर्डर बुक है एज ऑफ जून 2020 ये पाइल अप होकर हो चुका है 26,100 करोड़। ह्यूज ऑर्डर बुक है इनके पास। तो इस ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग कंपनी ऐसी कहती है कि इनके पास जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो 2024 तक है। मतलब इसके बाद अगर कंपनी को कुछ भी ऑर्डर नहीं मिलता है फिर भी 2024 तक ये डिलीवर कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कमेंट्री में भी बताया है कि अभी जो 8 महीने बाकी हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इसे एम कर रहे हैं 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक और ऐड करने को। तो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा कि कंपनी और भी प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग कर रही है और प्रोजेक्ट्स जीत रही है। और इस प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनी ने कहा है कि जो रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 का होने वाला है ये फ्लैट होने वाला है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 से में जो रेवेन्यू था उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, सेम टू सेम मोस्टली नेक टू नेक रहने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है, रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ेगा। और डेट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग जून क्वार्टर में कंपनी ने डेट थोड़ा सा बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि डेट आ गया है कंपनी के पास 3,360 करोड़ का। और बचे हुए ईयर में कंपनी ऐसा कह रही है कि 100 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए कंपनी फुल तैयार है और कंपनी ने ऐसा प्लान करके रखा है कि वो और फर्दर डेट नहीं लेने वाले हैं और यहाँ से वो डेट रिडक्शन पे काम करने वाले हैं। तो इस करंट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 निकल के आता है। जो सेम नंबर था लास्ट ईयर में वो था 0.81। तो फर्दर डेट लेने की वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो में बढ़ोतरी हो गई है। फ्यूचर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने हमें बताया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 50,000 करोड़ का ऑर्डर है पाइपलाइन में। तो आने वाले दिनों में कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक मिलने की फुल चांसेस हैं। और इस 50,000 करोड़ में 50% हैम प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और 50% EPC। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि हैम और EPC में क्या डिफरेंस है। और उसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही साथ 30,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर पाइपलाइन में है अदर सेक्टर्स से, जैसे कि माइनिंग हो गया, एयरपोर्ट बिल्ड करना है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो उन सारे सेक्टर्स को मिलाकर कंपनी आई कर रही है कि 30,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर इन पाइपलाइन है। और इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर कंपनी के आउटलुक को मॉडिफाई किया है। मतलब कि पहले कंपनी का आउटलुक अगर नेगेटिव था तो उसे स्टेबल कर दिया है। तो रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी के क्रेडिट को मतलब रेटिंग को अपग्रेड किया है यहाँ पर। तो ये हो गया कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आइए कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम बिजनेस एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैलेंजेस की अगर हम बात कर लें तो ऑफ कोर्स छोटी कंपनी है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो 5,100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 5,000 करोड़ से अगर कम हो जाती है तो वो तो स्मॉल कैप में चला जाता है। हालांकि अभी रिसेंट कंपनी में के शेयर्स में जो अप ट्रेंड आया है उस वजह से 5,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है, तो हम मिड कैप कह सकते हैं इस कंपनी को। और अब आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे रेज कर रही है, RBI से डिविडेंड ले रही है। कंपनी इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हो गए हैं बिकॉज सारे बिजनेसेस मोस्टली कुछ बिजनेस बंद हो गए हैं, MSMEs स्ट्रगल कर रहे हैं और इनफैक्ट लोगों के जॉब्स चले गए हैं। तो ऑफ कोर्स जो इनकम टैक्स है, इनकम रेवेन्यू है, उसमें कमी आ जाएगी। तो इस वजह से कंपनी का जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है
वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ होने वाला है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ हो जाएगा तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में खर्च कैसे कर पाएगी। तो इस वजह से हमें आने वाले दिनों में कुछ पेन दिखाई दे सकता है और उसी के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी का। तो ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स तो मिल सकते हैं बट हो सकता है कि कंपनी को पैसे मिलने में देरी हो जाए, जिस वजह से कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए फर्दर डेट लेना पड़े। उसी के साथ साथ स्लो डाउन चल रहा है, हम सबको मालूम है, और हाई डेट नॉट गुड फॉर करेंट सिनेरियो, वी ऑल नो दैट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने और सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।